अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुमैसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें वीडियो पार्ट 1 ये है और फर्दर उसके पॉइंट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। सो आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले हम इस टॉपिक की देखेंगे आउटलाइन। नंबर 1 पे है इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन। देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ की नेचर, यानी कि ये लॉ इन ट्रू सेंस है भी या नहीं। देन काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम जानते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इंटरनेशनल लॉ की दो ही काइंड्स हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। इन फिफ्थ पॉइंट वी विल डिस्कस relationship between international law and municipal law. On sixth point, subject of international law, यानी कि इंटरनेशनल लॉ अप्लाई किस पर होता है। देन रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, इसमें हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। देन पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिस्प्यूट्स, यानी अगर दो ममालिक दो स्टेट के दरमियान कोई मसला आ जाए तो उसके डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व कैसे करना है, यानी कोई ओपिनियन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको सॉल्व और डिसॉल्व कैसे करना है। फोर्सफुली तो हम जानते हैं ना कि वो मामलात को कैसे हल करना है, उस सिचुएशन में वॉर होती है, ब्लॉकेज होता है, बट यहाँ हम पीसफुल का मीन देखेंगे, यानी कि पुरअमन तरीके से किसी भी मामले को हल कर लेना। देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेशनैलिटी को, जो कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इसमें हम देखेंगे कि हम नेशनैलिटी एक्वायर कैसे कर सकते हैं और लूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस होती हैं इंसान नेशनैलिटी एक्वायर करता है और बहुत सी सिचुएशन में इंसान अपनी नेशनैलिटी लूज भी कर देता है। देन 10th पॉइंट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, यानी जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके पास कौन कौन सी इम्यूनिटीज हैं, कितनी क्लासिफिकेशन है डिप्लोमेट्स की। देन हम डिस्कस करेंगे यूएनओ को, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगी कि इसमें कितने इदारे हैं और क्या इसमें बेसिक फंक्शंस हैं। देन आवर लास्ट पॉइंट इज अजाइलम एंड एक्स्ट्राडिशन। ये आउटलाइन है जिसमें हमने इंटरनेशनल लॉ के तमाम फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस करना है, ताकि एक हमारे लिए एक जनरल व्यू आ जाए हमारे पास। और अगर आपको इसके डिटेल लेक्चर चाहिए सो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, तो आपको हर एक सिंगल क्यूरी पे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल लॉ वर्ड का मीन देखते हैं। इंटर का मीन है के दरमियान और नेशनल का मीन है कौम, यानी कौमों के दरमियान या मुल्कों के दरमियान होने वाले ताल्लुकात। जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान एक कौम है, वन स्टेट वन नेशन। सो इन सिंपल नेशन टू नेशन रिलेशनशिप्स या स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन। इट इज़ अ सेट ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, यानी कि ये रवायात और मुआहदात के असूलों का मजमुआ है, विच बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज नेशंस विद ईच अदर। सो यहाँ देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉज बाइंडिंग होते हैं सिविलाइज नेशंस के ऊपर। तो यहाँ सिविलाइज्ड नेशन ही असूल बनाते हैं अपने आपस के ताल्लुकात को पीसफुली रेगुलेट करने के लिए। ये रूल्स कस्टम्स और कन्वेंशन को मिला के डेवलप किए जाते हैं, जिनका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, या यूं कह लें कि जिनका मकसद होता है कि आपस के ताल्लुकात को इन असूलों के ज़रिए रेगुलाइज्ड करना। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको इसका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं उनको बंद कर दें और हम कहें जी हमने ट्रेड नहीं करनी, ये सारे ममालिक ही ऐसे करें, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा ना, जिस ममालिक में मछलियाँ ज़्यादा होंगी, मिसाल है ना, अगर मछलियाँ ज़्यादा हैं तो वो अपनी इतनी ज़्यादा मछलियों का क्या करेंगे। अगर कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो वो अपनी इतनी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या करेंगे, अपने मुल्क में सारी वही तो यूज़ नहीं ना कर लेंगे। इसी तरह किसी ममालिक में किसी चीज़ की कमी होती है और कहीं कुछ चीज़ें बहुत अजाफी होती हैं। तो अगर हम अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बंद कर देंगे तो जिनके पास जिन चीज़ों की कमी है वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो इसलिए जब हम इंटरनेशनली रहते हैं तो कल्चर को, इकोनॉमी को या बिज़नेस को, हम इन तमाम चीज़ों को एक्सचेंज करते रहते हैं। और अब यहाँ अगर एक से दूसरे ममालिक की बात आती है और हमें कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है तो डेफिनेटली
जब कोई मुआहदा होता है तो उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जिनके तहत हम अपने ताल्लुकात को, अपने मुआहदात को रेगुलाइज्ड करते हैं। तो इन सिंपली इंटरनेशनल लॉ हमें रूल्स और रेगुलेशंस देता है जो ओल्ड कस्टम और कन्वेंशनल से एस्टेब्लिश किए होते हैं, और जो ममालिक इनके सिग्नेटरी होते हैं वो इन रूल्स को अपने ममालिक में एप्लीकेबल करवा देते हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स पे अप्लाई हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल लॉ की नेचर, देखेंगे क्या इंटरनेशनल लॉ है या नहीं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ माइट इज राइट के असूल हैं। इन रियल इट्स नॉट अ लॉ बिकॉज इट्स नॉट सॉल्व एनी रियल डिस्ट्रीब्यूट्स इन ट्रू सेंस। और ये हकीकत भी है कि आज तक कोई भी रियल जो डिस्ट्रीब्यूट है ना वो सॉल्व होता तो नज़र नहीं आया। जैसे कि अब हम कश्मीर का मामला देख लें, फ़लस्तीन का मामला देख लें, कभी नहीं हल होता नज़र आएगा। हाँ, ये है जो फैब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं उन पे फ़ौरन लॉज फ़ौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको फ़ौरन से ही जो है ना सॉल्व कर दिया जाता है। जैसे कि देखा जाए तो शाम का मामला, अफ़गानिस्तान का या इराक़ का, इन सब में ही प्रॉब्लम खुद ही ऑर्गेनाइज्ड करवाई गई है और उसके बाद खुद ही उनको सॉल्व कर दिया गया है। बट जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूट्स हैं वो ना तो सॉल्व हुए और ना ही सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बस हमने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि इन ट्रू सेंस ये वो लॉ नहीं है जो अप्लाई करवाया जा सके। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके टू स्कूल ऑफ थॉट्स को, जिसमें फर्स्ट वन है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड सेकंड वन इज एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं ये लॉ है ही नहीं है, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट जिसमें ऑस्टन की थ्योरी फॉल करती है, जिसमें कमांड की थ्योरी फॉल करती है, पॉजिटिविस्ट ऑस्टन ने कहा था लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सेंशन। और वो कहता है जो लॉ इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता वो लॉ ही नहीं है। वो कहता है लॉ होने के लिए कमांड का होना ज़रूरी है और वो कमांड किसी सॉवरेन की तरफ से हो, और जब कमांड होगी किसी सॉवरेन की तरफ से तो उसके वायलेशन पे थ्रेट भी होगा, सेंशंस भी होंगी। सो वो कहता है कि इस लॉ में ना कमांड है, ना सॉवरेन है और ना ही सेंशंस हैं। और वो ये भी कहता है और ये लॉ भी नहीं है। और यहाँ हम इसकी ऑपोजिट साइड पे देखें तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले की डेफिनेशन ही रॉन्ग है, बिकॉज इसके बिहाइंड पे वो ये रीज़न देते हैं लॉ बिफोर स्टेट, यानी कि उस टाइम में चले जाएं जब कोई सॉवरेन अथॉरिटी ही नहीं थी, ना ही कोई कमांड थी किसी साइड से, और हर इंसान अपने मामलात को खुद ही हल करता था कस्टम्स को सामने रख के। और अगर आपको कस्टम्स के बारे में या कस्टमरी लॉज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए सो मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ आपको कस्टमरी लॉ पे डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। कस्टम्स जो है सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, और कस्टम का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल्स, यानी कि आम लोगों की वो प्रैक्टिस जो कि एक लंबे अरसे से बगैर किसी तसलसल के चलती हुई आ रही हो। तो इंटरनेशनल लॉ भी कस्टम्स की तरह एग्जिस्ट करता है, यानी एक रियासत दूसरी रियासत के लोगों में जाके अपने डिप्लोमेट्स एक्सचेंज करती है, आपस में ट्रेड करती है। तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि पहले ये तो बताओ कि सोवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट होना पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है सोवरेनिटी हमेशा कंप्रोमाइज़ पे रही है, क्योंकि ना तो हम अपने मुल्क से किसी को बाहर जाने से रोक सकते हैं और ना ही किसी को आने से रोक सकते हैं, ना तो डिप्लोमेट की जो एक्सचेंज है वो रुक सकती है, ना ही ट्रेड रुक सकती है, और उसके बाद हम अपने एरियल वेज को भी बंद नहीं कर सकते। इसमें से अगर हम कुछ भी करते हैं तो यूएनओ आ जाएगी, हमारे से सवाल करेगी कि आपने ये क्यों किया है। उसके बाद उसके जो स्पेशल अदारे हैं वो आ जाएंगे, वो सवाल करेंगे हमसे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सोवरेनिटी है हमारी शुरू से ही कंप्रोमाइज़ पर है, एब्सोल्यूट है ही नहीं। और अगर हम यहाँ फ़र्ज़ कर लें कि सोवरेनिटी है तो बिल्कुल है। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी सोवरेंट अथॉरिटी है, और अगर हम उसके किसी ऑर्डर की वायलेशन करते हैं तो वो हमें सज़ा भी देंगी, हमें सेंशंस भी होंगी। तो इंटरनेशनली हम किसी दूसरे मुल्क में अटैक नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम अपना एटॉमिक पावर यूज़ कर सकते। अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा,
तो सिंपली हमारे पे पाबंदियाँ लग जाएंगी, और वो जो पाबंदियाँ होती हैं बैनुल अक़वामी, वो सैंक्शंस ही तो होती हैं। और जो मामला हल किया जाएगा ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमें कमांड देगा, तो उस सूरत में हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ है या नहीं है, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को देख के। तो मैंने अपना सिंपल ओपिनियन दिया है। हम इसको अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कहेंगे कि ये लॉ है बट वीक लॉ है, क्योंकि UNO तो मौजूद है बट अफेक्टिव पार्लियामेंट का रोल नहीं अदा कर सकता। इसको मेरे ख्याल से इख्तियार देना चाहिए कि बाइंडिंग रूल्स बना सके और इंटरनेशनल लॉ को कॉडिफाइड किया जाए। और आगे ICJ तो है बट कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी कि वो किसी मुल्क को फोर्स नहीं कर सकता या फैसला नहीं दे सकता कि आप आएँ मुल्क में और आकर अपना जो है केस जो है उसको फेस करें। इसको ज्यूरिसडिक्शंस देने की ज़रूरत है। और उसके बाद INIA यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इंटरपोल है, यानी इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल है लेकिन अफेक्टिव ही नहीं है, लॉ है बट वीक है, तो मेरे ख्याल से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये थी डिस्कशन अबाउट नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो यहाँ हम देखेंगे सोर्स ऑफ लॉ में क्या है। स्टैट्यूट ऑफ IGA, और स्टैट्यूट ऑफ IGA से मुराद है जैसे क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल कोर्ट्स में CRPC को फॉलो किया जाता है, सिविल कोर्ट्स में जो सिविल केसेस होते हैं उसमें CPC को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ इंटरनेशनली मामलात को हल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका एक प्रोसीजर बनाया गया है जिसको स्टैट्यूट ऑफ ICJ कहा गया है या ICJ का नाम दिया गया है। सो पाकिस्तान का आर्टिकल है 38 क्लॉज 1, जो कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करता है। सो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल कस्टम्स। ये मेजर सोर्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, और हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो कस्टम्स क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल्स, जो कि हैबिचुअली फॉलो की जा रही है एक लंबे अरसे से। और कन्वेंशनल क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट, यानी वज़ीर ख़ारजा, जो कि हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और टेरिटरीज़ और कन्वेंशंस को साइन करता है, और उसके साइन करने के बाद वो टेरिटरीज़ और कन्वेंशंस जो है हमारी स्टेट पे अप्लाई होते हैं। सो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 का पहला जो पॉइंट है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में आ जाता है जैसे कि एडी आल्टम पार्टम, नो वन कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। उसके बाद नो वन जज हिज ऑन केस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रीजुडिकेट्स। सो जनरली प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ में भी अप्लाई किए जाते हैं और दूसरे लॉज में भी अप्लाई होते हैं। दूसरे लॉज में भी होता है और इंटरनेशनल लॉ में भी होता है कि नो वन कंडेम अनहियर, यानी कि फेयर ट्रायल्स होंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने ही केस को खुद जज कर सके, और प्री डिसाइडेड जो केस होंगे उन पे दोबारा डिसीजन नहीं दिया जाएगा। सो जो जुडिकल डिसीजंस हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वो ICJ के ज़रिए दिए जाते हैं, और जो ICJ की तरफ से डिसीजंस दिए जाते हैं उनको एज अ प्रेसिडेंट तौर पे देखा जाता है। देन द थर्ड पॉइंट इज ज्यूरिस्ट राइटिंग, और इंटरनेशनल लॉ में ज्यूरिस्ट राइटिंग भी एक सोर्स है। ज्यूरिस्ट राइटिंग को देखते हुए भी बहुत से फैसले लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में ही दी गई हैं, और इसका 6 इसमें है जनरल प्रिंसिपल, इसका है टेरिटरीज़। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध-ताश मुआहदा हुआ है जिसमें पानी के मामलात को हल किया गया है, और दोनों ही जो ममालिक हैं वो इस कन्वेंशन के पाबंद हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इनके साथ मुआहदा हो गया है, इनके साथ टेरिटरी हो गई है। सो ये है टेरिटरी। द 7th पॉइंट इज प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका मतलब है जो UNO का अदारा रूल्स और इंस्ट्रक्शंस तैयार करेगा ना, वो हम पर भी मुसल्लत हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें, मिसाल के तौर पे लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, लाइक कोविड के दिन चल रहे थे, तो UNO ने
रूल्स या इंस्ट्रक्शंस तैयार की कि मुल्क में लॉकडाउन हो जाएगा, तो वैसे ही हो रहा है, वैसा हुआ। हर मुल्क में जो कि यूएनओ के अंडर आता था उसमें लॉकडाउन हुआ। उसके बाद पोलियो के कतरे पिलाना, ये भी लाजमी है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है। और आईपी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यूएनओ का एक इदारा है WTO, जिसने हमें कहा है कि पोलियो के कतरे पिलाना कंपलसरी है। और इंटरनेशनल लॉ की आउटलाइन में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट इज़ म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का मतलब है सेट ऑफ कस्टम्स, जिसका मतलब है स्टेट के रिलेशनशिप्स को और उसके डिस्ट्रीब्यूट्स को रिसॉल्व करके स्टेट्स को रेगुलराइज करवाना। और म्युनिसिपल लॉ हम कहते हैं लोकल लॉज को या नेशनल लॉज को। फॉर एग्जांपल PPC पाकिस्तान पिनल कोड, CPC सिविल प्रोसीजरल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ में और म्युनिसिपल लॉ में क्या कोई रिलेशनशिप है। सो हम देखते हैं इस पर जो पहली थ्योरी है वो क्या कहती है, वो है मोनिस्टिक। मोनिस्टिक का मतलब है सेम, यानी कि दोनों एक ही हैं। बिकॉज जब भी कोई लॉ बनता है, कोई प्रिंसिपल बनता है, कोई रूल बनता है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ऑफ लॉ पे बनता है। और वो बनाया किसके लिए जाता है? इंडिविजुअल के लिए। सो इसमें भी नेचर के प्रिंसिपल्स को देख के बनाया जाता है और ये जो है अप्लाई भी इंडिविजुअल्स पे होता है या इंडिविजुअल्स को देख के बनाया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सब पर अप्लाई हो जाता है। जब इसका सब्जेक्ट ही एक होता है तो वो लॉ इंटरनेशनली सब ममालिक पे जो है अप्लाई हो जाता है। और इस पे ही दूसरी एक थ्योरी आई जो कि है ड्यूलिस्टिक, जिसने कहा नहीं जी ये तो सेपरेट है, इसमें तो डिस्टिंग्विश है। वो कहते हैं इसके कॉन्सेप्ट ही दोनों डिफरेंट है। पूछा क्यों डिफरेंट है, तो उसने कहा इन दोनों के सोर्सेज ही सेम नहीं है। वो कहते हैं जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की तो उसका सोर्स है कस्टम्स और कन्वेंशंस, और जब हम बात करते हैं म्युनिसिपल लॉ की तो उसका सोर्स है लोकल लॉ यानी लेजिस्लेशंस। देन वो कहता है इसका सब्जेक्ट भी अलग है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है स्टेट और म्युनिसिपल लॉ का सब्जेक्ट है इंडिविजुअल्स ऑफ स्टेट। और अगर डायनामिज्म फिनोमिना की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लॉ चेंजेबल है और म्युनिसिपल लॉ नॉट चेंजेबल है, स्टैटिक है। तो यहाँ पे दो थ्योरीज जिसमें मोनिस्टिक कहता है ये सेम ही चीज़ें हैं और ड्यूलिस्टिक क्या कहता है, वो कहता है ना ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। उसके बाद इसी पर आई थर्ड थ्योरी जो कि है हार्मोनाइजेशन, और ये कहते हैं ना तो ये एक है और ना ही ये अलग है। और कहते हैं अगर आप कहते हैं कि इसमें ताल्लुक ही नहीं है तो आप बनाओ उसका ताल्लुक। और वो कैसे बनाओ? इनको हार्मोनाइज कर दो, यानी कि इसको एक जैसा कर दो। यानी कि ये दोनों लॉज एक दूसरे के जिद नहीं होने चाहिए, ये हमेशा एक होने चाहिए। उसके बाद इसी पर थ्योरी आती है फोर्थ जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बताएंगे कि इंटरनेशनल लॉ ट्रांसफॉर्मेट कैसे हो जाता है। तो वो ये है सिंपली कि जब इंटरनेशनल लॉ बनता है तो वो अलग नेचर में होता है, और जब रिप्रेजेंटर इसको साइन करके अपने नेशन पे, अपनी स्टेट पे अप्लाई करवाता है तो वो ट्रांसफॉर्म होकर लोकल लॉ बन जाता है। और इसी इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ पे एक फिफ्थ थ्योरी है जो कि है डेलीगेशन थ्योरी। इसमें वो कहते हैं बाजुकात इंटरनेशनल लॉ कोई भी रूल बना के उसको डेलीगेट कर देता है, यानी कि जिसने इसको अडॉप्ट करना है वो कर ले, जिसने नहीं करना अडॉप्ट वो ना करे। तो वो डेलीगेशन थ्योरी आ जाती है जिसमें इंटरनेशनल लॉ में अपनी पावर डेलीगेट कर दी कि यानी फॉलो करने तो करो वरना इसको छोड़ दो। और आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, और इसमें देखा जाए तो दो थ्योरीज फिर से आ गई, जिसमें फर्स्ट वन है रियलिस्टिक और सेकंड वन है फिक्शनल। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ड का मतलब। सब्जेक्ट वर्ड का मीन है कि ये अप्लाई किस पर होता है। तो इसी लिहाज से हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट कौन सा है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है स्टेट्स पे अप्लाई होता है या इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो रियलिस्टिक हैं वो कहते हैं स्टेट इज़ ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा सिर्फ स्टेट ही लेके जाती है और वही लेके जा सकते हैं, कोई इंडिविजुअल तो लेके जा नहीं सकता। और इसी तरह पे ये किसी स्टेट पे अप्लाई होगा, किसी मुल्क पे अप्लाई होगा, किसी इंडिविजुअल पे तो अप्लाई नहीं होगा।
और इसी के ऑपोजिट साइड पे जो फिक्शनल थ्योरी वाले हैं वो कहते हैं, पहले तो फिक्शनल वर्ड का मतलब यानी कि जो हम फर्ज करें, और यहाँ पे एक ज्यूरिस्ट केल्सन कहता है स्टेट इज फिक्शन। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है वो पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, तो देखा जाए तो दर हकीकत वो पाकिस्तान के लोगों पर अप्लाई होता है, क्योंकि स्टेट फिक्शन है। किसका? स्टेट के लोगों का। जैसा कि आप भी जानते हैं स्टेट किससे मिलके बनती है? लोगों से। लोग नहीं होंगे तो स्टेट नहीं होगी ना। और अगर हम कहें कि फ़लाँ मुल्क के ऊपर पाबंदी लग गई तो वो मुल्क पे थोड़ी लगेगी, वो तो मुल्क के लोगों पे लगेगी ना। सो इसीलिए केल्सन कहता है स्टेट इज़ फिक्शन, यानी कि स्टेट एक फ़र्जी दास्तान है। सो इनके मुताबिक लॉ के जो सब्जेक्ट हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, कि कोई बात करते हैं, कोई असूल बनाते हैं तो वो इंडिविजुअल्स के लिए बनाते हैं। और अब यहाँ पे फिक्शन वाले कहते हैं कि हम आपको भाई कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप बताएं हम सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो वो कहते हैं ये जो एम्बेसडर होते हैं और जो स्पाइज होते हैं, जासूस, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जो डिप्लोमेट्स और जो डिपायरेट्स होते हैं, तो ये सब जो है ये कौन है? ये इंडिविजुअल्स हैं। और इनके साथ डील कौन करता है? इंटरनेशनल लॉ। और इसी को प्रूव करने के लिए वो कन्वेंशंस उठा के ले आए, जैसे कि जेनोसाइड कन्वेंशंस। सो वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स हैं। जब देखा गया कि ये दोनों ही अपनी बात पे डट गए तो एक और न्यू थ्योरी आई जो कि है फंक्शनल लॉ थ्योरी। और ये थ्योरी कहती है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के। और वो कहते हैं असल बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ के दो हिस्से हैं, दो काइंड्स हैं, जो कि हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी डिस्कस कर लेंगे। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो ममालिक्स पे अप्लाई होता है, स्टेट्स पे, और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सारे ममालिक्स के लिए सेम है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का यहाँ एक और नाम है जिसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या हमारे मुल्क की वीज़ा पॉलिसी चाइना, इंडिया और इसराइल के लिए सेम है? तो यहाँ हमें पता चलता है कि अलग अलग है। वजह क्या है कि लोगों के साथ हमारे जो डील करने के लिए कानून है वो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ हमारा लेजिस्लेशन सिस्टम डिसाइड करता है कि किस ममालिक को डिस्काउंट देना है, और जो लेजिस्लेचर है वही डेवलप करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो ओनली सिविल इन नेचर है। और यहाँ हम देखें तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? वो है वही कस्टम्स और कन्वेंशनल सिस्टम, और ये आपका सिविल भी है और क्रिमिनल इश्यूज से भी डील करता है। यहाँ पे देखें तो रियलिस्ट ने कहा है कि एक ही सब्जेक्ट है स्टेट, और फिक्शनल ने कहा है कि नहीं भी नहीं, स्टेट तो कुछ है ही नहीं है, इंडिविजुअल्स है सब कुछ। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल्स, जो कि कहते हैं हम तो भाई अमली दुनिया को देखते हैं। वो कहते हैं दोनों ही सब्जेक्ट है, बट इसकी दो अलग अलग काइंड्स हैं, जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सेम फॉर ऑल कंट्रीज, और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो लॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है। पब्लिक बनता है कस्टम और कन्वेंशन से, और प्राइवेट में बनाता है स्टेट आपकी लेजिस्लेचर। पब्लिक में होते हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस, और प्राइवेट में होते हैं ओनली सिविल केसेस। बट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं इसमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। और अपने नेक्स्ट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो के इख्तिताम के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई वीडियो टू राइट इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी टॉपिक फॉर वीडियो सजेस्ट मी टू। और अगर आपको लॉ से रिलेटेड मुझसे कोई बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करें और आप जान सकते हैं अपने सवाल का जवाब। सो दुआ में याद रखिएगा, दिस वीडियो इज़ होपफुली हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।